चाल है मेरे प्यारे बच्चों? वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल टू दिस प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। और आज की इस क्लास में क्या हाल चाल है? आई होप एवरीवन इज डूइंग गुड एंड एवरीवन इज ग्रेट। सब लोग बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं और मजे कर रहे हैं। वेलकम टू द क्लास, वेलकम टू द बैच। और आज हम बेटा ये चैप्टर जो है दैट इज दी अंडरस्टैंडिंग लॉज, आज इसका बेटा हम लेक्चर नंबर 2 पढ़ने वाले हैं। लेक्चर नंबर 1 हमने कंप्लीट कर दिया है, जिसमें मैंने आपको ये बताया था, क्या बताया था मैंने लेक्चर नंबर 1 में? आई टोल्ड यू कि ये लॉज किस तरीके से इवॉल्व हुए थे, है ना। रूल ऑफ लॉ क्या होता है? रूल ऑफ लॉ का मतलब होता है कि लॉ सबके ऊपर इक्वली अप्लाई किए जाएं। एवरीबडी इज इक्वल इन द आईज ऑफ लॉ एंड नोबडी इज बिलो अबव द लॉ और बिलो द लॉ। हर व्यक्ति कानून की नजर में बराबर होता है, ना कोई कानून से ऊपर होता है, ना कोई कानून से नीचे होता है, ठीक है ना। लॉज का इवोल्यूशन कैसे हुआ? एंशिएंट टाइम की बात करें तो एंशिएंट टाइम में यानी पुराने जमाने में लोगों ने कास्ट के हिसाब से लॉज बनाए हुए थे और पनिशमेंट भी कास्ट के हिसाब से थी कि अगर अपर कास्ट है तो उसकी पनिशमेंट, मान लो उसने कोई चोरी करी है तो उसकी पनिशमेंट अलग होगी। लोअर कास्ट ने भी चोरी करी है लेकिन उसकी पनिशमेंट अलग होगी। यस और नो, ठीक है ना। फिर हमने पढ़ा था कि किस तरीके से कॉलोनियल पीरियड में कुछ लॉज इवॉल्व हुए थे, जैसे कि सेडिशन एक्ट आया था, जैसे कि रॉलेट एक्ट आया था। व्हाट इज दिस सेडिशन एक्ट? कि आपके अंग्रेजों के पास ये पावर आ गई थी कि बिना लोगों को बताए वो पकड़ के जेल में डाल रहे थे विदाउट एनी ट्रायल, है ना। रॉलेट एक्ट आया था, डेविलिश एक्ट बोलते हैं, इसी को ब्लैक एक्ट बोलते हैं, कि ये पावर आ गई थी ब्रिटिश पुलिस के पास कि वो लोगों को पकड़ पकड़ के जेल में बंद कर रहे थे। उसका इंपैक्ट देखने को मिला था जलियांवाला बाग मैसेकर 13 अप्रैल 1990 के दिन। ये एक हत्याकांड हुआ था जिसमें जनरल डायर ने अपनी आर्मी से आर्मी को ऑर्डर किया कि भाई सरेआम लोगों के ऊपर गोलियां चला दीजिए। इस एक्ट के अगेंस्ट, रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट लोग बैठकर शांतिपूर्वक तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे थे, बट उस प्रोटेस्ट को खत्म करने के लिए जनरल डायर ने ये हत्याकांड करा था। अब आप यहाँ पे मुझे डिमांड कर रहे हो थोड़ा सा यार चार छोटी कर दीजिए, होगी क्या छोटी? चार छोटी हो जाएगी? आप मुझे यहाँ पर डिवाइड, हाँ मैम यू टुडे यू विल शो अस द वीडियो। यस आई विल टुडे आई विल शो यू द वीडियो। तो वीडियो देखने के तैयार हो? क्या तुम्हारा जोश है? बता दो यार, आग लगा दो अगर तुम्हें वीडियो देखने के लिए एक्साइटमेंट है कि नहीं। आग लगा दो, आग लगा दो। यू वांट टू सी द वीडियो? आग लगा दो। यस तो मैं तुम्हें यहाँ पर वीडियो दिखाऊंगी, अभी रुक जाओ, तुम्हारे पहले रिस्पॉन्स तो मिल जाए तब तो मैं दिखाऊं। वीडियो अभी देखनी है बाद में देखनी है? लेक्चर के स्टार्टिंग में देखनी है बाद में? ओ भाई साहब तो ठीक है भाई, चलो सबसे पहले देखो मैं आपको ये वीडियो दिखा रही हूँ। ये वीडियो क्या है? दिस इज जलियांवाला बाग मैसेकर की रॉलेट एक्ट का रिजल्ट क्या हुआ था, कैसे जलियांवाला बाग मैसेकर हत्याकांड हुआ था, ठीक है ना। चलो देखो क्या है। इस रॉलेट एक्ट के खिलाफ पंजाब में 10 अप्रैल 1919 के दिन एक मूवमेंट चलाई गई थी, जिसमें इस मूवमेंट के दो बड़े लीडर्स डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को पकड़कर जेल में डाल दिया था। 13 अप्रैल 1919 के दिन पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग में कुछ लोग शांतिपूर्वक बैठकर इस रॉलेट एक्ट के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे। इस जलियांवाला बाग में बाद में जनरल डायर एंटर करते हैं अपनी आर्मी के साथ और उसके ओनली एग्जिट गेट को बंद कर देते हैं। जनरल डायर अपनी आर्मी को ऑर्डर देते हैं सरेआम गोलियां चलाने की, जिसमें सैकड़ों लोगों की जान चली गई थी, बहुत सारे लोग घायल हो गए थे और इसमें बच्चे और औरतें भी शामिल थे। तो वीडियो देखा ना किस तरीके से ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को उनको अरेस्ट कर लिया गया था। आई एम सो सॉरी, आई मीन टू से कि अरेस्ट कर लिया गया था, जिसका इम्पैक्ट यहाँ पे हुआ। ठीक है, एडिट क्यों बोला मैंने? एडिट इसलिए बोला क्योंकि वीडियो यहाँ पर एडिट हुई थी, तो वो मेरे माइंड में कहीं सबकॉन्शियस माइंड में एडिट चल रहा था, इसलिए एडिट हो गया। खत्म हो गया? हाँ भाई खत्म हो गया। तो डिड यू लाइक इट? मजा आ गया? यस कह रहा है, वेरी वेरी नाइस। नाइस था ना? ऐसी छोटी छोटी चीजें हम करते रहा करेंगे, ठीक है ना। तो आज देखो बेटा, अब हम आगे अपना चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं और लॉज को समझेंगे। और आज के इस लेक्चर में एक नया कॉन्सेप्ट मैं आपको पढ़ाऊंगी और वो कॉन्सेप्ट है बेटा डोमेस्टिक वायलेंस का। डोमेस्टिक वायलेंस से आप क्या समझते हो? क्या सबके घरों में डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है? क्या समझते हो डोमेस्टिक वायलेंस है? व्हाट इज डोमेस्टिक वायलेंस? क्या है ये डोमेस्टिक वायलेंस? नई कॉन्सेप्ट मैं आपको पढ़ाऊंगी आज।
डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में, लॉज कैसे बने, ये तो कॉलोनियल रूल की बात, कॉलोनियल पीरियड की बात हो गई। लॉज कैसे बने भाई, ये लॉज कैसे आ गए, व्हाट इज द इवोल्यूशन ऑफ द लॉ। द क्वेश्चन इज हाउ डू न्यू लॉज कम अबाउट, रोल ऑफ सिटीजन्स, कि ये नए कानून बनते कैसे हैं। भाई नए कानून तब बनता है जब किसी चीज को लेकर प्रोटेस्ट किया जाता है, जब प्रोटेस्ट होते हैं तो उसको लेकर एक नया लॉ बन जाता है। सिंपल सी बात है, ऐसे ही होता है ना। नया रूल, क्लास में रूल कैसे आया कि चुप बैठना है, क्योंकि बच्चे बातें करते हैं, तो बच्चों को बातों करने से रोकने के लिए लॉ, एक नया रूल बनाया गया कि भाई क्लास शुड बी साइलेंट, है ना। तो वही वो कह रहा है, चलो भाई लेट्स स्टार्ट टुडे। कह रहा है देयर आर मेनी वेज थ्रू विच न्यू लॉज कम इनटू एग्जिस्टेंस। एक कोई तरीका नहीं है, कोई एक पर्टिकुलर तरीका। जैसे भाई खाना है, अब खाने को में तुम नमक भी डालते हो, मिर्ची भी डालते हो, धनिया भी डालते हो, कसूरी मेथी भी डालते हो, तेल भी डालते हो, प्याज भी डालते हो, अदरक भी डालते हो, लहसुन भी डालते हो। तो खाने में कोई एक इंग्रेडिएंट नहीं होता, खाने में कई चीजें होती है। वैसे ही बेटा अगर कोई भी लॉ एग्जिस्टेंस में आना है, कोई भी लॉ बनाना है, तो उसका कोई एक तरीका नहीं होता, उसके कई सारे तरीके होते हैं। मेनी वेज, एक नहीं कई तरीके होते हैं। जैसे डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ सोसाइटी रेज नीड फॉर पर्टिकुलर लॉ। हर ग्रुप, सोसाइटी का हर एक ग्रुप, अब वो ग्रुप का मतलब क्या हुआ, कुछ अलग अलग रिलीजन को बिलोंग करते हैं लोग, है ना, सबके धर्म अलग अलग होते हैं, सबकी कास्ट अलग अलग होती है, सब अलग अलग कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, है ना। तो जिस कम्युनिटी की जिस हिसाब से नीड होती है वो उस हिसाब से अपने लॉ को डिमांड करते हैं। यस और नो। भाई कोई कम्युनिटी है, अगर वो डिमांड कर रही है कि हमको इक्वालिटी, जैसे वुमेन है, अब वुमेन क्या डिमांड करेगी, वो डिमांड करेगी हमको इक्वालिटी दो, तो इक्वालिटी के लिए लॉ आ जाएगा। समझ रहे हो, ठीक है ना। मैम प्लस साइन बना ले नोट बनाती हुए, हाँ बेटा बिल्कुल सही है। हाउ डू न्यू लॉज कम आउट, एक प्लस साइन बना लो। पहला पॉइंट लिखो मेनी वेज टू मेक न्यू लॉज, मेनी वेज टू मेक न्यू लॉज, पहला पॉइंट लिखो। दूसरा पॉइंट लिखो डिफरेंट ग्रुप ऑफ सोसाइटी, लिखो यहां पर डिफरेंट ग्रुप ऑफ सोसाइटी रेज नीड फॉर पर्टिकुलर लॉ। ये पूरी लाइन भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। तीसरा क्या कह रहा है, रोल ऑफ सिटीजन इज क्रूशियल। कह रहा है ये जो लोगों का रोल होता है ना, लॉ, भैया लॉ कैसे बनता है, जब जनता आवाम आती है आगे, जब लोग आते हैं आगे, तो जब ये सिटीजन्स आगे आते हैं, इनका रोल बड़ा क्रूशियल होता है इन हेल्पिंग पार्लियामेंट टू फ्रेम लॉज ऑन डिफरेंट इश्यूज रेज्ड बाय देम। पार्लियामेंट यानी, पार्लियामेंट क्या है, पार्लियामेंट एक वो बॉडी है जहां पर कानून बनता है। पार्लियामेंट आपको पता है जहां कानून बनाया जाता है। तो लोगों का रोल, सिटीजन्स का, नागरिकों का रोल इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पर पॉइंट नंबर सी लिखिए इसमें, रोल ऑफ सिटीजन इंपॉर्टेंट टू फ्रेम लॉज, रोल ऑफ सिटीजन इंपॉर्टेंट टू फ्रेम लॉज। कानून क्या बनना है, किस पर बनना है, लोग क्या चाहते हैं, इसके लिए लोगों को आगे आना जरूरी है। अब आप इक्वालिटी की डिमांड कर रहे हो, हमें इक्वालिटी, समानता चाहिए, भाई उसके लिए आगे आना पड़ेगा, आपको बोलना पड़ेगा सरकार से कि हमको इस पर्टिकुलर मैटर में, वोटिंग राइट में या फिर इलेक्शंस में, सीट्स में रिजर्वेशन करिए, हमको सीट्स दीजिए वुमेन के लिए, तो उसके लिए आपको आगे आना पड़ेगा। तो रोल ऑफ सिटीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। समझ में आया कि नहीं आया, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ठीक है ना। वॉइस ऑफ पीपल कैन बी हर्ड थ्रू, अब लोगों की आवाज कैसे आएगी भाई, कब एक व्यक्ति, कई सारे लोग योगी आदित्यनाथ जी के पास तो नहीं जा सकते, पूरा भारत पीएम नरेंद्र मोदी जी के पास नहीं जा सकता, लेकिन लोग अपनी बात कह सकते हैं। अब लोग अपनी बात कहते कैसे हैं बेटा, टीवी रिपोर्ट्स के थ्रू कहते हैं, न्यूज़पेपर के थ्रू कहते हैं, रेडियो में कहते हैं, लोकल मीटिंग्स में कहते हैं। यस और नो। जैसे मान लो किसी जगह पर, लेट्स से कि वहां पर डिमांड आ रही है कि सड़क बनाइए। अब सड़क बनाने के लिए आप वहां के प्रधान के पास जाओगे, तो आपने वहां एक लोकल मीटिंग करी, यस और नो। या मान लो आपने डिमांड कर ली कि हमको भाई लड़कियों को रिजर्वेशन चाहिए है, 30% रिजर्वेशन चाहिए स्कूल्स में, लेट्स से एक रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं, लड़कियों की रिजर्वेशन कर दो, इतनी लड़कियां भी पढ़ेंगी। तो ये कैसे होगा, जब आप टीवी में देखते हो भाई, पब्लिक डिमांड आती है, तमाम तरह के न्यूज़पेपर में पढ़ते हो, कई सारे आर्टिकल्स आते हैं, व्लॉग्स आते हैं, यस और नो, यस और नो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो लोगों की आवाज कैसे सुनाई देगी आपको, लोगों की आवाज सुनाई देगी टीवी के थ्रू, रिपोर्ट्स के थ्रू, मीडिया के थ्रू, है ना, मीडिया के थ्रू, लोकल मीटिंग्स के थ्रू लोग बैठकर डिसाइड करते हैं हम क्या करना चाहते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं भाई। प्रेस कॉन्फ्रेंस सुना है कि नहीं सुना है नाम, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, सरकार को अगर कोई बात कहनी होती है तो क्या घर घर चिट्ठी भेजती है वो, नहीं, वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, फिर उसके बाद लोगों तक ये प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाई जाती है। समझ में आ रहा है कि नहीं। ऐसे लोग भी अपनी बात कहते हैं, इधर लोग सड़कों पर उतरते हैं, बैनर्स लेके उतरते हैं,
ठीक है ना। तो लोग अपनी बात कह रहे हैं, बात कहने का तरीका है वो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप लोग अपनी बात कह सकते हैं। अब ये पिक्चर क्या दिख रही है तुम बताओ मुझे, व्हाट कैन यू सी। यहां पर मैं आपको इसी का एक नया एग्जाम्पल देने वाली हूं कि किस तरीके से एक नया लॉ बन गया था। क्या दिख रहा है, व्हाट कैन यू सी, व्हाट कैन यू सी, आपको दिख रहा है यहां पर क्या हो रहा है, लड़की को मारा जा रहा है। व्हाट एम आई गेटिंग द आंसर्स, डोमेस्टिक वायलेंस आ रहा है। क्या हो रहा है ये, दिस इज डोमेस्टिक वायलेंस। डोमेस्टिक वायलेंस का मतलब क्या होता है कि जब किसी महिला पर मारपीट हो रही हो, उसको परेशान किया जा रहा हो, उसको मेंटल टॉर्चर करा जा रहा हो, उसको डोमेस्टिक वायलेंस कहते हैं, ठीक है। लेकिन आज के टाइम पर बेटा डोमेस्टिक वायलेंस सिर्फ इतना नहीं होता है, अब डोमेस्टिक वायलेंस बहुत ज्यादा इलैबोरेट कर चुके हैं, यस और नो, ठीक है ना। ये पिक्चर क्या देख रहे हैं, डोमेस्टिक वायलेंस बता रहा है, देखो क्या है ये, व्हाट इज डोमेस्टिक वायलेंस। अगर मैं तुम्हें, चलो मैं तुमसे आम भाषा में पूछूं डोमेस्टिक वायलेंस क्या होती है, बताओ। तुमने मुझे आंसर तो दिया था नो 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 नो, लेकिन एक इजी लैंग्वेज में अगर मुझे बताओ तो डोमेस्टिक वायलेंस क्या होती है, बताओ। बीटिंग ऑफ अ गर्ल, बीटिंग ऑफ अ गर्ल, अब्दुल्ला कह रहा है मेरे घर में उल्टा है भाई। टॉर्चर, मारपीट, क्राइम, लड़ाई हो घर में, हाउस मी फाइट लिख रहा है, हाउस मी फाइट, घर से लड़ रहे हो, टॉर्चर, बीटिंग ऑफ गर्ल, फिजिकली टॉर्चर, होम फाइट, हार्म, बीटिंग, घरेलू हिंसा, यस, घरेलू हिंसा, घर में अब्यूजिव वर्ड्स यूज करना, मारपीट होना, धमकाना, डराना, आग लगा देना, मारना पीटना, इसको कहते हैं डोमेस्टिक वायलेंस। दिस इज घरेलू हिंसा, ठीक है, दिस इज घरेलू हिंसा। और लड़कियां इसको सहती हैं, क्या करें, घर तो बचाना ही है, ठीक है ना। देखो मैं आपको बताती हूँ क्या होती है डोमेस्टिक वायलेंस, तुमने क्या बोला है और मैं क्या पढ़ा रही हूँ तुम देखो। देखो डोमेस्टिक वायलेंस का मतलब होता है बेटा कोई भी इंजरी हो या कोई हार्म हो या कोई थ्रेट हो, थ्रेट हो, जरूरी नहीं कि उसने मार ही दिया हो, नुकसान पहुंचाई दिया हो, धमकी भी अगर किसी ने दी है, इट रेफर्स टू द इंजरी और हार्म और थ्रेट ऑफ इंजरी और हार्म कॉज्ड बाय एन अडल्ट मेल, यूजुअली द हस्बैंड। आमतौर से कौन करता है, हस्बैंड करता है अपनी वाइफ के लिए, इसको डोमेस्टिक वायलेंस कहते हैं। जब किसी औरत को किसी इंजरी का डर होता है, उसको कोई नुकसान होता है या उसको नुकसान का कोई डर होता है कि भाई कल को पति मार देगा, काट देगा, बहुत मारेगा, निशान पड़ जाएंगे, जब इस चीज की इस तरह का कोई सिनेरियो होता है, जब इस तरह की कंडीशंस डेवलप हो जाती हैं, तो कौन करता है, यूजुअली अडल्ट मेल होता है। आमतौर से ये एक आदमी होता है, मेल होता है, जो कि अपने बीवी को मारता पीटता है, इसको डोमेस्टिक वायलेंस कहते हैं, ठीक है। इंजरी में भी कॉज, अब ये इंजरी कैसे हो सकती है भाई, फिजिकली बीटिंग अप द वुमेन, मारा हो, बेल्ट से मारा हो, हाथ से मारा हो, पैर से मारा हो, चप्पल से मारा हो, दीवार में भेड़ दिया हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। या तो उसको मार दिया गया हो या इमोशनली अब्यूजिंग हर, इमोशनली भी उसको परेशान कर रहे हैं। अरे मैं तो तुम्हारा पति हूं, तुम मेरे लिए काम नहीं करोगी, रात में 2 बजे तुम मुझसे कह रहे हो जाओ बना दो, मीठी ब्रेड बना दो, जरा खाएंगे, वो शक्कर वाली ब्रेड खाएंगे, अंडा दूध वाली ब्रेड खाएंगे, बना दो। अब 2 बजे तो इसको इमोशनली अब्यूज कर रहे हो आप, हाथ पैर से काम नहीं कर रहे, लेकिन आप उसे वर्बली अब्यूज कर रहे हो, उसको वर्बली आप बुरा भला कह रहे हो, तो आप उसे इमोशनली परेशान कर रहे हो, तो ये भी डोमेस्टिक वायलेंस होता है। भाई हर घर में मारपीट नहीं होती, हमारा घर आपका घर अलग नहीं है, सबके घरों में जैसी चीजें होती है, किसी का घर अलग नहीं होता बेटा इस दुनिया में, चाहे वो कितना बड़ा सेलिब्रिटी क्यों ना हो, चाहे वो कितना बेसिक इंसान क्यों ना हो, चाहे मेरा घर हो चाहे तुम्हारे घर हो, सबके घरों में माँ बाप के बीच में टुनफुन होती है, लड़ाई झगड़ा होता है। जब 2 लोग होते हैं तो टुनफुन होती है, बर्तन खटकते ही हैं, वो 2 लोग आपस में रह रहे हैं, समझ रहे हो तुम, कोई घर अलग नहीं है बेटा, सबके घरों में होता है। आपके पेरेंट्स के बीच में भी फाइट होती होगी, मेरे पेरेंट्स के बीच में फाइट होती है, अब तो चलो बुढ़े हो रहे हैं वो, लेकिन होती तो है, ये नहीं है, सबके घरों में होती है। इट इज नॉट ए वेरी, ऐसा कोई नहीं हो ये क्या हो गया हमारे घर में नहीं होती, होती है, तुम छुपा रहे हो बात, वो बात अलग है, ठीक है ना। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि भाई आप मारपीट कर रहे हो, आप मारपीट कर रहे हो वो एक एक्सट्रीम लेवल का वायलेंस है, लेकिन आप गाली दे रहे हो, आप उसको कुछ बुरा कह रहे हो, उसको टॉन्ट कर रहे हो, उसके घर वालों को कुछ कह रहे हो, इनडायरेक्टली टॉन्टिंग कर रहे हो, कहीं बेइज्जती कर रहे हो उसकी, तो ये भी एक डोमेस्टिक वायलेंस होता है। समझ में आया कि नहीं आया। तो औरत को
औरत का उत्पीड़न करना, औरत को परेशान करना, लड़की को, बीवी को, वाइफ को परेशान करना, चाहे वो फिजिकली हो, मारपीट हो, या फिर इमोशनली करना, अब्यूजिव वर्ड्स यूज करना, गाली वाली दे देते हैं लोग, यस और नो। अब वो लड़की गाली खाने के लिए थोड़ी ना आई यार, वो किसी के दिल का कलेजा है, किसी के दिल की वो टुकड़ा है। एक माँ बाप ने इतनी बड़ी औलाद तुमको दे दी, मतलब उसको एक आदमी, पता है क्या, आदमी अपनी बेटी तो बहुत अच्छे से विदा कर लेता है भाई, उसको बेटी विदा करनी है, एक तरफ उसके दिल में रहता है यार मेरी बच्ची चली गई, मेरे से दूर हो गई है, अब जिंदगी भर वो वहीं रहेगी, समझ रहे हो। लेकिन कहीं ना कहीं माँ बाप को बड़ी खुशी भी होती है कि हाँ चलो भाई मेरी बच्ची अपने घर चली गई, क्योंकि लड़कियों का ये है ही, टुडे और टुमारो और आफ्टर सम इयर्स यू विल गेट मैरिड एंड यू हैव टू गो टू समबडीज हाउस, वो तुम्हें उसके घर जाना ही है, ये बिल्कुल लिखी हुई बात है, ठीक है ना। तो अपनी बेटी देना इज वेरी इजी, लेकिन किसी की बेटी को लाना, उस बेटी को अपने घर में रखना, उसे अपने घर के तौर तरीकों में ढालना बड़ी मुश्किल चीज होती है। तो जब किसी लड़के की शादी होती है ना, तो आदमी कहता है कि अब हम जिम्मेदारी से मुक्त हो गए। नहीं, आप मुक्त नहीं हुए, आपकी जिम्मेदारी बढ़ गई, क्योंकि आप किसी दूसरे जगह का पेड़ अपनी जगह लगाना चाहते हो। और तुम मुझे बताओ, जब तुम एक बना बनाया बड़ा पेड़ उखाड़ोगे और तुम चाहोगे कि वो फिर से जमीन में वैसे ही लग जाए, तो क्या लगेगा? नहीं लगेगा, तुम्हें बहुत प्यार से उसको लगाना पड़ेगा। एक बड़ा सा पेड़ है, लंबा सा पेड़ है, तुमने उखाड़ दिया उसको एक जगह से, जहां से वो बचपन से था, छोटे से था बिल्कुल, धीरे धीरे बड़ा हो गया, और उसके बाद तुमने उसे वहां से उखाड़ा और अपने पास चाह रहे हो लगाना, तो उसको लगाने में टाइम लगेगा, वक्त दो चीजों को, ठीक है ना। तो दीज आर द थिंग्स, ये इट इज अपार्ट फ्रॉम योर स्टडीज, बट मॉरल चीजें हैं, होती हैं, ठीक है। ओके, अब्यूज ऑफ वुमेन कैन ऑल्सो इंक्लूड वर्बल, सेक्सुअल एंड इकोनॉमिक अब्यूज। वर्बल अब्यूज भी हो सकता है, गाली वाली दे रहे हो, सेक्सुअल अब्यूज भी हो सकता है, एंड इकोनॉमिकल अब्यूज भी हो सकता है, पैसे वैसे ना देना, ठीक है ना, उसको उसकी जरूरत की चीजें पूरी ना करना, इसको भी डोमेस्टिक वायलेंस कहते हैं। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है ना बेटा। द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फॉर डोमेस्टिक वायलेंस, अब इस डोमेस्टिक वायलेंस से औरतों को प्रोटेक्ट करने के लिए 2005 में एक एक्ट बनाया था, जिसको कहते हैं प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। ये एक एक्ट आया था बेटा, कब आया था ये आपको याद करने की जरूरत है। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट आपका आया था 2005 में, ठीक है ना बेटा। क्या कह रहा है ये? अंडर दिस एक्ट द टर्म डोमेस्टिक ऑल्सो इंक्लूड्स। अब इस एक्ट में जो ये वर्ड है ना डोमेस्टिक, इसमें क्या इंक्लूड किया गया? Who live or have lived together in a shared household with the male member who is perpetrating the violence। क्या मतलब हुआ? क्या मतलब हुआ इसका? देखो वो ये कह रहा है कि इस एक्ट में डोमेस्टिक वर्ड में सिर्फ इतना नहीं, मारपीट ही नहीं, मारपीट के अलावा भी क्या इंक्लूड करा गया है? इंक्लूड करा गया है who live, जो रहे हैं, और have lived together, या जो साथ रह रहे हैं या कभी साथ रहे थे, in a shared household, कि एक घर में जो कभी रहे या कभी साथ रह रहे थे, वो लोग भी इस डोमेस्टिक वायलेंस में काउंट करेंगे। विद अ मेल मेंबर हु इज परपिट्रेटिंग दी वायलेंस, वो एक ऐसे व्यक्ति के साथ, एक ऐसे आदमी के साथ रह रहे हैं जो कि वायलेंस कर रहा है। मैम नहीं समझ में आया, क्लियर नहीं हुआ, मैं कर रही हूं क्लियर। देखो बेटा, डोमेस्टिक का वर्ड अभी मैंने आपको बताया कि घर में अगर औरत के साथ हिंसा हो रही है, उसका पति कर रहा है अगर हिंसा, तो ये डोमेस्टिक वायलेंस है, ठीक है ना। लेकिन अब डोमेस्टिक वायलेंस के इस मीनिंग को एक्सपैंड करा गया। अब वो ये बोल रहा है कि यदि कोई लोग किसी घर में रह रहे हैं, किसी शेयर्ड घर में रह रहे हैं, शेयर्ड हाउस होल्ड का मतलब क्या हुआ? जैसे किराएदार और मकान मालिक, ठीक है ना, किराएदार मकान मालिक, कल को मकान मालिक किराएदार को परेशान करे या किराएदार मकान मालिक को परेशान करे, तो ये वाले केसेस, इस तरह के केसेस भी डोमेस्टिक वायलेंस में अब काउंट होने लगे हैं। यस और नो? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? विद द मेल मेंबर who is perpetrating the violence। अब जैसे मान लो दो फैमिलीज रह रही हैं, किराएदार की बीवी है, मकान मालिक है जो आदमी है, वो किराएदार की बीवी को परेशान कर रहा है, उसको छेड़ रहा है, तो दिस इज ऑल्सो डोमेस्टिक वायलेंस। समझ में आया कि नहीं आया? या किराएदार है, उसका आदमी है, वो घर की मालकिन को छेड़ता है, गंदी नजर से देखता है, गाली गलौज दे रहा है, तो दिस इज ऑल्सो डोमेस्टिक वायलेंस। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस और नो? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ये होता है डोमेस्टिक वायलेंस। अब ये एक्ट बना कैसे भाई? क्या ऐसी चीजें हुई थी जिसकी वजह से हमें ये एक्ट बनाने की जरूरत पड़ गई? कौन सा एक्ट? डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। डोमेस्टिक वायलेंस
एक्ट 2005। ठीक है, देखो क्या था, थ्रू आउट द 1990s में द नीड फॉर न्यू लॉ वॉज रेस्ड इन डिफरेंट फोरम्स बाय द पीपल, स्पेशली बाय वुमेन। 1990 वाला जब दौर चल रहा था तब कई सारे औरतों ने डिमांड करी कि भाई हमारे लिए एक लॉ बनाइए, डोमेस्टिक वायलेंस के लिए एक लॉ बनाइए। तो 1999 में लॉयर्स कलेक्टिव, ये लॉयर्स कलेक्टिव क्या है, ये बेटा एक ऐसा ग्रुप है जहां कई सारे लॉयर्स होते हैं, लॉ स्टूडेंट्स होते हैं और वुमेन के लिए काम करने वाले एक्टिविस्ट होते हैं, ठीक है ना, इनको कहते हैं लॉयर्स कलेक्टिव। ठीक है, ये जो ग्रुप है लॉयर कलेक्टिव, इसने आफ्टर नेशनल वाइड कंसल्टेशन स्टार्टेड द ड्राफ्टिंग ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस। अब देखो क्या हो रहा है, ये लॉयर्स कलेक्टिव ने 1999 में डोमेस्टिक वायलेंस को खत्म करने के लिए इस डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट को बनाना शुरू कर दिया था। इसमें जो जो चीजें होनी चाहिए थी इस एक्ट में इन लोगों ने लिखना शुरू कर दिया था, प्रिवेंशन एंड प्रोटेक्शन, दोनों चीजें, कि कैसे आप इसको रोक सकते हो और अगर डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है तो इससे कैसे आप बच सकते हो। प्रिवेंशन भी है, प्रोटेक्शन भी है। क्या समझ में आया? मैंने ये बोला कि इस डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट को लॉयर्स कलेक्टिव ने 1999 में ही पूरे देश में सबसे कंसल्ट करने पर एक ड्राफ्ट बनाया, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन का एक ड्राफ्ट बना था ना, है ना, कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीजें होंगी, ये चीजें होंगी, ये चीजें होंगी, वैसे ही डोमेस्टिक वायलेंस में क्या क्या चीजें इंक्लूड होंगी, को इंक्लूड क्या क्या चीजें होंगी इस डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में, वो लॉयर्स कलेक्टिव ने किया था, इस बिल में किया था। द बिल वॉज वाइडली सर्कुलेटेड, इस बिल को पूरे वाइडली सर्कुलेटेड का मतलब ये नहीं कि सबको दिया गया, वाइडली सर्कुलेटेड का मतलब हुआ कि भाई देश के कोने कोने तक ये बिल दिखाया गया, बताया गया कि भाई इस तरह का कोई बिल आने वाला है। मैम इसके नोट बनाने हैं, ऑब्वियसली यस, इसके नोट बनाने हैं भाई। लिखो इसमें जर्नी ऑफ द एक्ट, लिखो जर्नी ऑफ द एक्ट, बनाओ एक गोला, लिखो जर्नी ऑफ द एक्ट। पहला पॉइंट लिखो, इसमें क्या लिखोगे, पहला सीधे लिखो, 11 पॉइंट लिखो सीधे। 1999 लॉयर्स कलेक्टिव ड्राफ्टेड द बिल, लिखो 1999 लॉयर्स कलेक्टिव ड्राफ्टेड द बिल, लिख लिया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट लिखो सर्कुलेटेड वाइडली, दूसरा पॉइंट लिखो सर्कुलेटेड वाइडली। आयुषी तुम क्या चाह रही है, आयुषी कुमारी, मैं तुम्हारी फोटो खींच लूं पर तुम्हारे घर पे फोन जाएगा। अर्पिता मिश्रा क्या चाह रहे हो, खींचो तुम्हारी फोटो और तुम्हारे पेरेंट्स को भेजो, तुम क्या बकवास लिख रही हो यहां पर। बताओ खींचू? बहुत ज्यादा अगर तुम लोग तड़प रहे हो, मार नहीं खाई हो बहुत दिन से, हाय मार नहीं खाई, माँ ने मारा नहीं, मारा नहीं, मारा नहीं, तो मैं एक काम कर दूं बेटा, पूरा डांट नहीं खाई हो, मार ना खाई हो, तो काम तुम्हारे ऐसे है कि रोज सुते होगे तुम लोग, रोज सुते जाते होगे। गोविंद सिंह, एनीवन वांट्स टू बी माय परमानेंट जीएफ टैग? नोबडी वांट्स। गोविंद, तुमको लड़कियों ने गो कर दिया, विंड के साथ गो कर दिया, गोविंद, गोविंद बाढ़ में जाओ, गोविंद जाओ हवा में जाओ, कह रहे हवा आने दो, हवा आने दो, गोविंद बाढ़ में जाओ, हवा आने दो। क्यों गोविंद, तुम टैग क्या दे रहे हो किसी को? तुमको मैंने टैग कर दिया, अब करूं तो मैं तुम्हारे घर पे फोन टैग करके? अर्पिता मिश्रा को समझ में नहीं आ रहा है, बदतमीजी ज्यादा कर रही है, बहुत ज्यादा मस्ती सवार है तुम्हें। अबे तुमने आंखें खोली भी नहीं है जीवन में, जीवन होता कैसे है, बकवास लिख रहे हो जो चैट सेक्शन में, यही करने आते हो क्लास में। अर्पिता बीएम, अगर अब अर्पिता का कोई दिखे प्लीज काइंडली इसको ब्लॉक कर दीजिए। सर्वे सॉरी बोल रहा है भाई, तुमने क्या किया है? मैम व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ड्राफ्टिंग? ड्राफ्टिंग का मतलब होता है बेटा कि फाइनल ऑर्डर से पहले एक ऑर्डर बनाना, ड्राफ्ट करना। तुम इंस्टाग्राम पे रील पोस्ट करने से पहले अगर उसे सेव कर लेते हो, गए तो तुमने वो रील ड्राफ्ट कर ली, कहीं सेव कर ली। हाँ हर्ष कह रहा है तेरी बातों को कौन भूल गया? कोई नहीं भूला, मुझे याद है, मुझसे पूछो,
हर्ष, हार्श बातें करी तुमने, हार्श, हार्श। हाँ मैम एबीडी लिख रही है अर्पिता, क्योंकि उसने पढ़ी ही नहीं छोटे में, उसने पहले तो पढ़ी थी इड्डी बिड्डी गिड्डी बिड्डी गिड्डी बिड्डी गिड्डी एडी गिड्डी गिड्डी बिड्डी गिड्डी ओडी बड़ी ओडी बड़ी। अब मैंने उसे पढ़ाना शुरू करा है ABCDEFGH, तो वो अब लिख रही है। नमस्ते। ओके चलो आ जाओ। तो ये एक्ट, ये जर्नी की एक्ट, ये आपको बता रहा है कि भाई किस तरीके से एक्ट बना था। आगे बात करो। वेरियस मीटिंग्स वर हेल्ड डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग मीटिंग्स करी गई थी। फाइनली द बिल वाज इंट्रोड्यूस इन द पार्लियामेंट इन 2002। अब देखो 2002 में इस बिल को पार्लियामेंट में पेश किया गया था। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है ना, इस बिल को पेश किया गया था, बट वेरियस ऑर्गेनाइजेशन अपोज द बिल in its present form on the issues like कौन से definition of domestic violence, temporary custody of the child। अब देखो क्या हुआ, ये बिल बना था कब बेटा? देखो 1999 में, समझने की बात है बेटा। देखो 1999 में ये बिल ड्राफ्ट किया गया था, बिल ड्राफ्टेड, ठीक है ना, बिल को ड्राफ्ट किया गया था। 1999 के बाद बेटा 2002 में आकर ये पार्लियामेंट में पेश हुआ, 2002 में पार्लियामेंट में आकर पेश हुआ, और एक्ट में कब आया बेटा? 2005 में एक्ट बना था। तो ये थी इस पूरी बिल की जर्नी। भाई यहां पर बिल ड्राफ्ट किसने किया? लॉयर कलेक्टिव ने, ठीक है ना। उसके बाद ये बिल जो है पार्लियामेंट में आया, तो पार्लियामेंट में कई लोगों ने इस बिल को अपोज किया। अपोज का मतलब इस बिल को बोला कि भाई ये बिल अभी ठीक नहीं है, दो मुद्दों पर। कौन सा भाई? जैसे डेफिनेशन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस, जो डेफिनेशन दे रखी है डोमेस्टिक वायलेंस, इससे ये लोग कह रहे थे कि नहीं, डोमेस्टिक वायलेंस की डेफिनेशन से ये लोग कह रहे थे कि डोमेस्टिक वायलेंस सिर्फ इतना नहीं होता है। या टेम्पररी कस्टडी ऑफ द चाइल्ड, भाई माँ बाप अलग हो गए, अब बच्चे का क्या होगा, तो टेम्पररी कस्टडी के लिए क्या किया जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें हुई थी, दिस वाज द ड्राफ्टिंग ऑफ द बिल। आगे क्या हुआ? टू रिजॉल्व द इश्यूज, अब इस तरह की चीजों को रिजॉल्व करने के लिए बिल वाज सेंट टू पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमिटी। अब ये पार्लियामेंट की एक कमिटी है जिसको हम बोल रहे हैं पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी, ठीक है ना, पार्लियामेंट की कमिटी है ये। इस बिल को यहां भेजा गया। कई सारी वुमेन ऑर्गेनाइजेशन ने नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, जिसको हम कहते हैं राष्ट्रीय महिला आयोग, कई सारे की बहुत सारे बच्चों की मम्मी होंगी जो इस राष्ट्रीय महिला आयोग के सदस्य होंगे, मेंबर्स होंगे, ठीक है ना। तो इस बिल को पार्लियामेंट ने फिर पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी में भेजा गया। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी में जब ये बिल गया तो कई सारी वुमेन ऑर्गेनाइजेशन ने, वुमेन कमीशन यानी कि राष्ट्रीय महिला आयोग ने मेड देयर सबमिशन टू पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटीज। इन लोगों ने अपने अपने थॉट्स, अपने अपने व्यूज इस पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी को दिए कि भाई डोमेस्टिक वायलेंस का मतलब सिर्फ मारपीट नहीं, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है ना। तो इन लोगों ने अपने व्यूज पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमीशन को दिए। देन इन December 2002, अब December 2002 में क्या हुआ? दिस पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी सबमिटेड इट्स रिकमेंडेशन टू राज्यसभा। अब इस पार्लियामेंट्री रिकमेंडेशन, पार्लियामेंट्री ने जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी थी, इसने अपनी अपनी रिकमेंडेशन राज्यसभा में दी, एंड दीज वर आल्सो टेबल्ड इन लोकसभा। यानी उन्होंने अपनी ये बिल को जो भी उन्होंने ड्राफ्ट किया है ये पार्लियामेंट में भेजा, लोकसभा में भी भेजा गया और राज्यसभा में भी भेजा गया। देखो क्या चीज थी, पूरे स्लाइड में क्या दिया गया है, ये दिया गया है कि इस बिल को पार्लियामेंट्री, लिखो यहां पर सेंड टू पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी। क्या लिखोगे? सेंड टू पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी। पहला पॉइंट यहां पर लिख लिया कि नहीं लिख लिया? पहला पॉइंट आया कि नहीं आ गया? ए पॉइंट आ गया। बी पॉइंट लिखो, क्या लिखोगे? मेनी वुमेन ऑर्गेनाइजेशन सबमिट देयर व्यूज। किसको देंगे? पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमीशन को ही, ठीक है, अपने अपने व्यूज रखे। पॉइंट नंबर सी लिखो, दिसंबर 2002। तीसरा पॉइंट लिखो, दिसंबर 2002 पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी सेंड रिकमेंडेशंस टू लोकसभा एंड राज्यसभा। क्या लिखोगे? पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी इन December 2002 सेंड रिकमेंडेशंस टू लोकसभा एंड राज्यसभा। क्लियर है? इन्होंने अपनी अपनी बातें लोकसभा राज्यसभा में दी आगे। फिर क्या हुआ? कमिटीज रिपोर्ट एक्सेप्टेड
मोस्ट ऑफ द डिमांड्स ऑफ द वुमेन्स ग्रुप। कमेटी की रिपोर्ट ने जो भी औरतों ने यहाँ पर डिमांड रखी थी, जो भी ये वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन ने यहाँ डिमांड्स रखी थी कि भाई डोमेस्टिक वायलेंस में ये सारी चीजें इंक्लूड करो, ज्यादातर मोस्ट ऑफ द डिमांड कह रहा है, ज्यादातर डिमांड्स इनकी मान ली गई थी। एंड फाइनली अ न्यू बिल वाज री इंट्रोड्यूस। अब ये एक नया बिल आया था, ठीक है ना। अ न्यू बिल वाज री इंट्रोड्यूस इन पार्लियामेंट इन 2005। 2005 में जाकर एक नया बिल फिर से आया था। आफ्टर बीइंग पास बाय बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट इट वाज सेंट टू द प्रेसिडेंट फॉर द एसेट। तो आपको पता ही है कि कोई भी बिल एक्ट तभी बनता है जब उसमें प्रेसिडेंट का सिग्नेचर होता है। तो लोकसभा से पास होने के बाद, राज्यसभा से पास होने के बाद वो प्रेसिडेंट के पास जाता है और प्रेसिडेंट उस पर अपना असेंट देता है, ठीक है ना। तो फाइनली ये एक्ट आया कब था? फाइनली द एक्ट केम इनटू इफेक्ट इन 2006। देखो बेटा दो चीजें हैं। इफेक्ट अगर पूछे कि ये एक्ट लागू कब से हुआ तो आप बोलोगे 2006, लेकिन अगर आपसे बोलोगे इंट्रोड्यूस कब हुआ था ये एक्ट, कब ये एक्ट बना था, तो आप बोलोगे 2005। दोनों में क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है ना। अगर पूछे आपसे क्वेश्चन कि ये लॉ बना कब, ये एक्ट बना कब था, तो आप बोलोगे 2005। लेकिन आपसे पूछेगा कि ये एक्ट एग्जिस्टेंस में कब आया, लागू कब हुआ, तो ये 2006 में लागू हुआ था। विच बिल कह रहा है, संध्या कह रही है विच बिल बेटा? डोमेस्टिक वायलेंस बिल, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। नाम वही था लेकिन एक नया बिल आया था। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? मैम मेरी ब्रदर इज बिटवीन माय सिस्टर। अरे निकल गया तुम्हारा बेटा, फिर से पूछो। क्या तुम भाई बहनों की बात कर रहे हो? बताओ जरा, क्या तुम भाई बहनों की बात कर रहे हो? ठीक है ना, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? प्रिंस कह रहा है आशी तुम गुस्सा क्यों हो, नाम बताओ जो अब्यूज कर रहे हैं। क्यों? तुम बीएम हो? हैं? तुम बीएम हो? तुम बैच मैनेजर हो? तुम करोगे यहाँ पे? तरुण, अब ये तुम्हारा आना नहीं चाहिए अगली बार। अब ये कमेंट नहीं आना चाहिए, बता दिया मैंने। द एक्ट वॉज इंट्रोड्यूस इन 2002। अरे यार, अरे यार, ओ मेरे भाई, ओ मेरे भाई, ये वो एक्ट है बेटा, ये वो एक्ट इंट्रोड्यूस 2002 में नहीं हुआ था बच्चे। ये 2002 में पार्लियामेंट में पेश किया गया था। 1999 में एक्ट बना रहे थे, एक ड्राफ्ट बनाया, उस ड्राफ्ट को 2002 में पार्लियामेंट में भेजा गया। पार्लियामेंट ने इस बिल को पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी को भेजा। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने औरतों की सारी बातें मानकर एक बिल बनाया। उस बिल को उसने लोकसभा राज्यसभा फिर से भेजा। वो बिल लोकसभा राज्यसभा से फिर से पास हो गया, प्रेसिडेंट से पास हो गया 2005 में, और ये बिल अब लागू किया गया 2006 में। मालिक, ठीक है, कंफ्यूज नहीं हो। नाउ अबाउट द एक्ट। अब ये एक्ट क्या था भाई? देखो एक्ट में क्या क्या प्रोविजंस दिए गए थे। द एक्ट रिकॉग्नाइज द वुमेन्स राइट टू अ वायलेंस फ्री हाउस। इस एक्ट में ये बोला गया कि भाई औरतों को ये राइट मिला हुआ है कि उन्हें वायलेंस फ्री घर मिले। वायलेंस फ्री घर का मतलब किसी प्रकार की ना फिजिकली, ना मेंटली, ना इकोनॉमिकली, ना सेक्सुअली किसी भी प्रकार का वायलेंस नहीं होना चाहिए उनके साथ। प्रोवाइडेड अ कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस, ठीक है ना। दिस इज अ सिविल लॉ। ये एक सिविल लॉ बेटा। आपको मैंने दो चीजें बताई थी, एक बताया था सीपीसी और एक बताया था सीआरपीसी। सीपीसी क्या है बेटा? सीपीसी होता है जिसमें सिविल केसेस डील होते हैं, और सीआरपीसी होता है जिसमें क्रिमिनल केसेस डील होते हैं। बताया था कि नहीं बताया था? सीपीसी और सीआरपीसी। सीपीसी क्या है और सीआरपीसी क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म? कैन यू टेल मी? कैन यू टेल मी? ये सिब्बू को ब्लॉक करो भाई, बड़ी बू मचा रखी है इसने चैट सेक्शन में। ब्लॉक करो, ब्लॉक। नो, ये तुम्हारे से बच्चों की जरूरत नहीं है। हाँ जी बताओ, व्हाट इज सीपीसी एंड सीआरपीसी? क्या फुल फॉर्म आ रहे हैं? क्रिमिनल अक्षर, ओ माय गॉड, यू रोस्टेड मी। व्हाट इफ, अरे यार, यस इट इज क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। यस, हाँ बिल्कुल सही, हाँ क्रिमिनल
प्रोसीजर कोड, बिल्कुल सही। तो बताया था नहीं बताया था, ठीक है ना। तो वही कह रहा है दिस इज अ सिविल लॉ, ये क्या है, ये सिविल लॉ है, यानी डोमेस्टिक वायलेंस आपका सीपीसी में आता है, सिविल लॉ है ये, ठीक है। एम्ड एट प्रोवाइडिंग रिलीफ टू मिलियंस ऑफ वुमेन इंक्लूडिंग वाइफ्स, मदर्स, डॉटर्स एंड सिस्टर्स अफेक्टेड बाय वायलेंस इन देयर होम्स। जिस भी प्रकार से, चाहे वो कोई बेटी हो, चाहे किसी की बहन हो, चाहे किसी की माँ हो, चाहे किसी की बीवी हो, अगर उसके साथ किसी भी प्रकार का वायलेंस हो रहा है तो वो डोमेस्टिक वायलेंस में काउंट होगा। अंडर दिस एक्ट women can get monetary relief to meet their expenses including medical cost। कभी कभी क्या होता है, जैसे मान लो दो लोग सेपरेट हो रहे हैं, ठीक है ना, तो ऐसे में मॉनिटरी रिलीफ होता है, एक बंधा अमाउंट हस्बैंड को वाइफ को देना पड़ता है जिससे वो अपने खर्चा पानी चला सके। ओके कि नहीं ओके? हाँ, इट इज कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड। वेरी गुड बेटा, सही है, बिल्कुल सही आंसर दिया आपने, वेरी गुड। चलो चीजें तुम कम से कम तुमको याद है चीजें, यही क्या कम है, यही याद है चीजें, ठीक है ना। तो इस एक्ट में यह भी कहा गया कि वुमेन को, औरत को यहाँ पर कुछ पैसे भी उसके हस्बैंड को देने पड़ेंगे अपने खर्चों को, यानी वाइफ अपने खर्चों को पूरा करना चाहती है तो। वुमेन सर्वाइवर्स नॉट विक्टिम्स। अब वुमेन्स क्या है, वुमेन सर्वाइवर्स बने यार, दे आर नॉट दी विक्टिम्स। क्या कह रहा है, वुमेन हु फेस वायलेंस, वो औरतें जो ये वायलेंस फेस करते हैं या उनके साथ गाली गलौज करा जाता है तो उनको इस तरीके से विक्टिम की तरह देखते हैं कि भाई ये शिकारी लोग हैं, ये वो औरतें हैं जो डोमेस्टिक वायलेंस के शिकार में आ गए, ठीक है ना। बट वुमेन स्ट्रगल इन सेवरल डिफरेंट वेज टू सर्वाइव दीज सिचुएशंस। इस सिचुएशंस को झेलने के लिए औरतें चुपचाप घर में रहती हैं, पति की मार भी खा लेंगी, गाली गलौज भी सह लेंगी, क्यों? क्योंकि भाई इस तरह की चीजों को उनको डील करना पड़ता है, ठीक है। देयरफॉर इसीलिए इट इज मोर accurate to refer to women as survivors than that as a victims। तो इसलिए वो ये कह रहा है कि भाई औरतों को विक्टिम बनने की जरूरत नहीं है, हाय हमारे साथ मारपीट हो गई, हाय हमारे साथ मारपीट हो गई, ये करने की जरूरत नहीं है, बल्कि उस मारपीट के लिए लड़ाई लड़ने की जरूरत है, वो ये चीज आपसे कह रहा है। तो वुमेन को यहाँ पर विक्टिम नहीं बनना है, बल्कि एक तरीके से सर्वाइवर बनना चाहिए। ओके कि नहीं ओके? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है ना बेटा। इसीलिए देखो बेटा, यहां पर एक बात आती है जिसे हम कहते हैं इक्वल रिलेशनशिप आर वायलेंस फ्री। आज के टाइम पर डिमांड आती है इक्वल रिलेशनशिप की, इक्वल रिलेशनशिप की, कि भाई रिलेशनशिप की जितनी आदमी की वैल्यू है आज के टाइम पर औरत की भी उतनी ही वैल्यू है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है आज के टाइम पर वाइफ कोई कम नहीं है, एवरीबडी इज इक्वल, बल्कि औरत आती ही है आदमी को संभालने के लिए, ठीक है ना। और कहीं कहीं आदमी औरत को संभालता है, कहीं कहीं हस्बैंड जो है वो वाइफ को संभालता है, कहीं कहीं वाइफ हस्बैंड को संभालती है, तो दोनों बोथ आर इक्वल, नोबडी इज लेस, ठीक है ना बेटा। ये देखो इस तरह का एक कार्टून है, बराबरी के रिश्ते हिंसा से मुक्त। अगर इक्वल रिलेशनशिप रहेगा तो किसी प्रकार की हिंसा ही नहीं होगी। भाई वायलेंस कब 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 होता है? जब कोई एक पावरफुल व्यक्ति किसी वीक व्यक्ति को दबा लेता है, और वो वीक व्यक्ति दब जाता है तो उसके साथ वायलेंस होता है। घर में क्या होता है, मम्मी कहीं ना कहीं कमजोर पड़ जाती है, पापा कहीं ना कहीं स्ट्रांग पड़ जाते हैं, तो पापा मम्मी पर चिल्ला देते हैं, मम्मी चुप हो जाती है, यस और नो। लेकिन अगर दोनों इक्वल, दोनों का इसका मतलब ये नहीं मम्मी भी चिल्ला दे पापा पे, ये नहीं है भाई, दोनों एक दूसरे को रिस्पेक्ट करें। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? देखो लिखी हुई है उसमें यहाँ पर, बराबरी के रिश्ते हिंसा से मुक्त। इक्वालिटी रहेगी तो कोई हिंसा की नाम चीज ही नहीं है। आज के टाइम पर इक्वालिटी रहती है, किसी जो भी आज के टाइम पर लोग शादी कर रहे हैं, द हस्बैंड इज ऑल्सो रिस्पेक्टिंग द वाइफ एंड वाइफ इज ऑल्सो रिस्पेक्टिंग द हस्बैंड। कोई किसी के पर्सनल स्पेस में नहीं घुसता, ठीक है ना बेटा, ठीक है ना। तो अब आता है आपका लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज अनपॉपुलर एंड कॉन्ट्रोवर्शियल लॉज। ऐसे लॉज जो अनपॉपुलर हैं, इतने जिनका नाम नहीं हुआ, और जो कॉन्ट्रोवर्शियल थे, ठीक है ना, उन पे कई सारी बहसबाजी हुई। समटाइम्स अ लॉ पास बाय द पार्लियामेंट मे बी कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड एंड हेंस लीगल। कभी कभी पार्लियामेंट जो लॉ बनाता है वो कॉन्स्टिट्यूशनली राइट होता है, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से बनाया जाता है, ठीक है ना, लीगल भी होता है, बट इट बिकम्स अनपॉपुलर एंड अनएक्सेप्टेड टू द पीपल। लेकिन कभी कभी लोग उस लॉ को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, ठीक है ना। वो ये कह रहा है कि जब पार्लियामेंट कोई लॉ बनाता है तो वो लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से बनाया जाता है, जो प्रोसीजर होता है उस प्रोसीजर को फॉलो करता है। लेकिन कभी कभी जो भी लॉ बनता है पार्लियामेंट में, लोग कभी कभी उसको एक्सेप्ट करते हैं, कभी कभी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। जब लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो क्यों नहीं करते? बिकॉज दे फील दैट इंटेंशंस बिहाइंड इट इज अनफेयर एंड हार्मफुल। उनको लगता है कि अगर ये कानून आ जाएगा तो उससे हमको नुकसान हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो जो लॉ बनते हैं कभी लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं, कभी लोग एक्सेप्ट नहीं करते। पीपल माइट क्रिटिसाइज सच लॉ,
ऐसे लॉस की वो आलोचना करते हैं, होल्ड पब्लिक मीटिंग्स, धरने वरने पर निकल आते हैं, न्यूज़पेपर में लिखते हैं उसके बारे में, रिपोर्ट टू टीवी चैनल देते हैं एंड गवर्नमेंट को यानी पार्लियामेंट को प्रेशराइज करते हैं कि इस लॉ को चेंज करो। जैसे मैं आपको यहाँ पर एग्जाम्पल बताऊं, एक एग्जाम्पल आया था बेटा, एक यहाँ पर वो है एग्जाम्पल है, एक आया था बेटा किसान बिल। आई डोंट नो हाउ मच ऑफ यू रिमेंबर और नॉट। एक आया था बेटा किसान बिल, ठीक है ना। अब ये बिल बनाया गया वहां पर पार्लियामेंट में, प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन वैलिड था, लीगल था, जो प्रॉपर प्रोसीजर होना चाहिए वो सब कुछ फॉलो किया गया। लेकिन किसान ने इस बिल को एक्सेप्ट नहीं किया, लोगों ने इस बिल को, यानी लोग का मतलब किसानों ने इस बिल को एक्सेप्ट नहीं किया। क्यों? क्योंकि किसान को लग रहा था कि अगर ये बिल आ जाएगा तो उससे हमको नुकसान होगा। तो इस बिल के अगेंस्ट उन्होंने प्रोटेस्ट किया, ठीक है ना, प्रोटेस्ट किया, सड़कों पे उतरे, सरकार को बोला कि भैया ये बिल मत लाओ। तो ऐसे में क्या किया भाई अब देखो, जब जनता कोई बात कहती है ना तो सरकार को उनकी बात माननी पड़ती है। अगर आप नहीं मानोगे तो अगले साल आप चुनाव में नहीं आने वाले, तो आपको जनता की बात माननी पड़ेगी। जब लोगों ने बोला, जब किसानों ने बोला कि भाई इस बिल को इंट्रोड्यूस मत करो, इससे हमें नुकसान हो जाएगा, तो फाइनली गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बनाते हुए गवर्नमेंट ने ये बिल वापस ले लिया, ये कहकर कि हम तो चाह रहे थे किसान भाइयों का फायदा करना, लेकिन जब किसान भाइयों को लग रहा है कि इस बिल से उनको कोई फायदा नहीं होगा तो हम ये बिल वापस ले लेते हैं। तो इस तरीके से धरना प्रदर्शन करके रोडें ब्लॉक कर दी, बैनर्स लेकर आ गए, पार्लियामेंट प्रोटेस्ट हो रहा है। तो इस तरीके से गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर आता है, पार्लियामेंट के ऊपर प्रेशर आता है, तो फाइनली ये बात उनको माननी पड़ती है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल देखो वही चीज आ गई, लॉज रिलेटेड टू फार्मर्स विड्रॉन बाय द गवर्नमेंट। जो किसान को लेकर आया था, लॉ आया था, वो सरकार ने वापस ले लिया। फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्ड नॉट टू इंप्लीमेंट दीज लॉज। पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई इस तरह के लॉज इंप्लीमेंट नहीं करें, देन पार्लियामेंट विड्रॉन इट, और उसके बाद पार्लियामेंट ने इसको विड्रॉ कर दिया, ठीक है ना, ठीक है, क्लियर है। वेरियस म्युनिसिपल लॉज, इस तरह के कई सारे म्युनिसिपल लॉज आते हैं। ऑन द यूज ऑफ स्पेस विद म्युनिसिपल लिमिट्स ऑफन मेक हॉकिंग एंड स्ट्रीट वेंडिंग इलीगल। अब देखो स्ट्रीट वेंडिंग का मतलब क्या हुआ, जैसे हॉकिंग एंड स्ट्रीट वेंडिंग क्या होती है, जैसे कि स्ट्रीट वेंडिंग मतलब जैसे कि फुटपाथ पे आप फुटपाथ खाए के लिए बनाए, लोगों के चलने के लिए बनाए, लेकिन वहां क्या है, मोमोज वाला खड़ा होता है, वहां क्या है, गोलगप्पे वाला है, पैटीज वाला है, चाउमीन वाला है। तो ये स्ट्रीट वेंडिंग हो रही है, बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है, हॉकिंग हो रही है कि नहीं हो रही है। तो बोथ आर जेन्युइन ऑन दैट स्टैंड, दोनों जेन्युइन है यहाँ पर। हेंस इफ द लॉ फेवर्स वन group and discards the other, it will be controversial and will lead to conflict। वही वो कह रहा है कि जैसे मान लो सड़क बनाई है, सड़क के अगल बगल क्या होता है, फुटपाथ होती है। अब वो फुटपाथ बना है लोगों को चलाने के लिए, अब उसमें गोलगप्पे वाले बने भैया है, मोमोज वाले भैया है, जूस वाले भैया है, अंडे वाले भैया है, फिंगर फ्राइज दे रहे हैं, बर्गर दे रहे हैं, ठीक है ना, सब कुछ दे रहे हैं। अब ऐसे में अगर कोई कानून बनता है कि भैया ये फुटपाथ जो है लोगों के चलने के लिए है, तो ये कंट्रोवर्शियल बन जाएगा। क्यों? क्योंकि एक तरफ लोग चलने के लिए आपने जो लोग लॉ बना दिया कि भाई फुटपाथ पर कोई सामान नहीं लगेगा, लेकिन जो लोग अपना सामान बेच रहे हैं फिर वो कहां लगाएंगे अपना सामान, मोमोज वाला पे ठेला कहां लगाएगा, अगर सड़क के किनारे नहीं लगाएगा तो कैसे उसकी बिक्री होगी। तो इस तरह के मुद्दे कंट्रोवर्शियल मुद्दे बन जाते हैं। जैसे मैं और एग्जांपल तो डैम का मुद्दा है, अब डैम बनाना है, डैम भाई कहां बनता है, हवा में बनता है, नहीं जमीन पे बनता है। वो जमीन किसी ना किसी की तो होती है, लेट्स से वो जमीन सरकार की है, किसी की नहीं है, सरकार की है, लेकिन डैम बनाने के लिए अगल बगल के एरियाज, अगल बगल के गांव को खाली कराना पड़ता है। क्यों? कि कभी भी बांध टूट जाए या बाढ़ आ जाए तो जो अगल बगल लोग रह रहे हैं इनको कोई नुकसान ना हो, तो उन लोगों से जमीनें खाली करवाई जाती हैं। अब ये एक कंट्रोवर्शियल मुद्दा बनता है भाई, सरकार को डैम बनाना है, लोगों से जमीन ले रहे हो आप, तो आप डैम बना रहे हो, एक के लिए तो अच्छा काम हो रहा है भाई, डैम बन जाएगा तो इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगी, बिजली आ जाएगी, खेती बाड़ी हो जाएगी, इरिगेशन हो जाएगा, लेकिन उन लोगों का क्या जिनकी जमीनें जा रही है। तो एक तरफ डेवलपमेंट हो रहा है, तो जो डेवलपमेंट हो रहा है वो दूसरों के लिए डेवलपमेंट नहीं है। तो इस तरह के लॉस कंट्रोवर्शियल लॉस बन जाते हैं। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है ना। सम वेज इन विच सिटीजन कैन प्रोटेस्ट कैंपेन एंड शो सॉलिडिटी, किस तरीके से होता है देखो, लोग हंगर है बेटा, हंग स्ट्राइक लिखा हुआ है, इट इज हंगर स्ट्राइक, हंगर स्ट्राइक है ये, ठीक है ना, दिस इज हंगर स्ट्राइक। ओहो, GER
ये हंगर स्ट्राइक है, इसको हंगर स्ट्राइक कर लीजिएगा ना, ठीक है ना। अब किस किस तरीके से लोग प्रोटेस्ट करते हैं, तो हंगर स्ट्राइक करते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, आपको दिख ही रहा है इसमें फोटोज में, ठीक है ना। जेल भरो आंदोलन, ठीक है, जेल भरो आंदोलन। ये थोड़ा मुझे डीटीपी का, यार डीटीपी भैया ने हमारे क्या कर दिया है, ये थोड़ा गड़बड़ लग रहा है बेटा, इसको मैं करेक्ट कर दूंगी आपको, ठीक है ना, बाद में करेक्ट कर दूंगी, ठीक है ना। जेल भरो आंदोलन, हाँ जेल भरो आंदोलन। तो इस तरह के आंदोलन चल रहे हैं, ठीक है। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे लोग प्रोटेस्ट करते हैं, कैंपेन करते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब यूएसए में बेटा एक तरीके से यहाँ पर आपको एक व्यक्ति, एक लेडी का नाम मिलेगा, रोजा पार्क। देखो यूएसए में क्या हुआ था, सिविल राइट बना था वहां पर इन 1964। क्या है ये सिविल राइट? रोजा पार्क ये एक अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन थी। अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन का मतलब क्या है? अफ्रीका की बॉर्न थी, अफ्रीका को बिलोंग करती थी, लेकिन रहती अमेरिका में थी, ठीक है ना। अब हुआ क्या था, रोजा पार्क बेटा एक बस में जा रही थी। बस में जब ये जा रही थी तो वो उस सीट पे बैठी थी जिस पर एक व्हाइट को बैठना चाहिए था, ठीक है ना। बस में जा रही थी और वो ऐसे सीट पे बैठी थी जहां यहां सिर्फ अंग्रेज बैठ सकते थे, कोई अफ्रीकन नहीं बैठ सकता था। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है ना। अब उन्होंने मना कर दिया। वो जब कोई सफेद आदमी आया, गोरा व्यक्ति आया, व्हाइट आया, उसने बोला तो हमारी सीट है, तो उसने बोला हम तो नहीं उठेंगे, कहीं लिखा तो बता दो, ठीक है। तो अमेरिकन वुमेन रेफ्यूज टू गिव अप हर सीट ऑन अ बस टू अ व्हाइट मैन ऑन 1 दिसंबर 1955 के दिन ये एक कहानी हुई थी। रोजा पार्क एक बस में जा रही थी, वो एक सीट पे बैठी थी, एक व्हाइट मैन आया और उन्होंने बोला आप उठो यहां से, ये हमारी सीट है, ये व्हाइट की सीट है। तो उन्होंने मना करा कि नहीं, हम इस सीट से नहीं उठेंगे, कहीं लिखा हो तो बता दो, ठीक है ना। क्यों उन्होंने ऐसा किया? क्योंकि बेटा उस टाइम पर काले और गोरों, अमेरिकन और अफ्रीकन के बीच में सेग्रीगेशन था, इनके बीच अलग अलग भेदभाव कर रहे थे, डिस्क्रिमिनेशन हो रहे थे। गांधी जी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन हुआ था। गांधी जी ट्रेन में जा रहे थे, फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट का टिकट लेके बैठे थे, लेकिन जब टीटी आया तो उसने बोला कि आपको इस ट्रेन से उतरना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये कंपार्टमेंट सिर्फ व्हाइट्स के लिए है, तुम्हारे लिए नहीं है। तो गांधी जी को इस चीज से बुरी लगी भाई बात। अब कोई भी हो यार, कलर की वजह से आप वो कर रहे हो, डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो। तो गांधी जी ने वहां पर फिर एक सत्याग्रह किया था, यस और नो, इस डिस्क्रिमिनेशन के लिए। ऐसे रोजा पार्क ने किया। शी वॉज प्रोटेस्टिंग द लॉ ऑन सेग्रीगेशन दैट डिवाइडेड द पब्लिक प्लेसेस इंक्लूडिंग द स्ट्रीट्स बिटवीन द व्हाइट्स एंड द अफ्रीकन अमेरिकन। ये एक लॉ था वहां पर, सेग्रीगेशन लॉ, कि भाई अफ्रीकन अमेरिकन के लिए सीट अलग होंगी और अमेरिकन के लिए सीट अलग होंगी, कालों के लिए सीट अलग, गोलों की सीट अलग, यहां तक कि पार्क भी अलग अलग होंगे, जो चेयर है बैठने के लिए वो भी अलग अलग होगी, टैक्सी अलग अलग होगी, रास्ते अलग अलग होंगे। तो जो वहां पर इस तरह का लॉ चल रहा था उसके अगेंस्ट वो प्रोटेस्ट कर रही थी। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? रिफ्यूजल ऑफ रोजा पार्क वॉज अ की इवेंट, ये एक बहुत बड़ा इवेंट था दैट मार्क द स्टार्ट ऑफ द सिविल राइट्स मूवमेंट। कि रोजा पार्क ने जो मना कर दिया कि नहीं भाई हम नहीं उठेंगे, हम क्यों उठे, हमारी सीट है, हम तो बैठेंगे यार, कहीं नाम लिखा हो तो बता दो, तुम और हम बराबर ही हैं, भगवान ने तुमको भी वैसे ही पैदा किया जैसे हमको पैदा किया, तुमको कुछ अलग से थोड़ी ना करा है, तुम गोरे हो तो इसलिए तुम्हारा दिमाग खराब है, समझ रहे हो। तो रोजा पार्क के इस चीज को मना करने से ये एक की इवेंट था, कि बहुत बड़ी बात थी कि यार किसी अफ्रीकन ने एक अमेरिकन को मना कर दिया कि हम यहाँ से नहीं उठेंगे, ठीक है। और उनके मना करने से ही ये सिविल राइट मूवमेंट स्टार्ट हो गई थी, विच लेड टू दी सिविल राइट एक्ट इन 1964, जिसकी वजह से ये सिविल राइट एक्ट 1964 में बना दिया गया था। ये एक्ट क्या कहता है? ये एक्ट बोलता है कि आप किसी भी व्यक्ति के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, चाहे वो किसी भी रेस का हो, रेस का मतलब चाहे वो गोरा हो, काला हो, किसी भी धर्म का हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, क्या किसी भी नेशनल ओरिजिन का हो, इंडियन हो, सऊदी अरेबिया का हो, चाइना का हो, पाकिस्तान का हो, अफ्रीका का हो, कहीं का भी हो, आप उसके साथ किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। सो दिस इज व्हाट इज ऑल अबाउट रोजा पार्क्स। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? सो विद दिस नाउ आई कम टू द एंड ऑफ आवर दिस लेक्चर। ये लेक्चर बेटा आपका यहाँ पर पूरा होता है और चैप्टर भी आपका यहाँ पर पूरा हो जाता है। क्लियर है कि नहीं क्लियर? ठीक है ना। कुछ क्वेश्चंस हैं यार, क्वेश्चंस करेंगे अपन फटाफट से। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, Who was the Afro-American woman who refused to give her seat to the white man in 1955? चलो बताओ, उन अफ्रो अमेरिकन वुमेन का नाम बताइए जिन्होंने यूएसए में एक सफेद व्यक्ति, एक व्हाइट व्यक्ति को मना कर दिया कि हम आपको सीट नहीं देंगे। बताओ कौन है?
हु वॉज द एफ्रो अमेरिकन वुमेन? आदर्श राज का भैया यहां से फोटो लेना ही पड़ेगा, मान नहीं रहा ये। रोजी पीटर, रोजा पार्क, रोज मैरी या रोज जोज? द करेक्ट आंसर इज रोसा पार्क, ऑप्शन नंबर बी। यस और नो? यस मैम, मार्क कर लो भाई ऑप्शन नंबर बी। गुड। सो अंजल फर्स्ट, क्रिस्टियानो सेकेंड, संभव थर्ड, देव वर्मा फोर्थ एंड सुधीर कुमार ऑन द फिफ्थ पोजीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ फटाफट से। लॉ ऑन डोमेस्टिक वायलेंस वाज मेड इन द ईयर। लॉ बना कब था ये आपसे पूछा गया है, कब इंट्रोड्यूस हुआ है ये पूछा है। 2005 में, 2006 में, 2007 में या 2008 में? बताओ। When was domestic violence law made? आपसे ये नहीं पूछ रहा कब एक्ट में आया, कब लागू किया, ये नहीं पूछ रहा, आपसे पूछ रहा बना कब था। 5, 6, 7, 8? पांच, छह, सात, आठ? यस, इट वॉज मेड इन द ईयर 2005। ऑप्शन नंबर ए बेटा आपका करेक्ट है। मार्क कर लीजिए, देख लेते हैं। देखो मुझे पता था तुम ये गलती करोगे बेटा, मैंने आपको बताया था कि अगर आपसे पूछे कि इंट्रोड्यूस कब हुआ है, कब बना है, मेड, इंट्रोड्यूस कब हुआ है, मेड, बना कब है, तो आप 2005 लगाओगे। अगर आपसे पूछे एनेक्टेड या आपसे बोले इम्प्लीमेंटेड, इम्प्लीमेंटेड कब लागू हुआ है, तब आप 2006 बोलोगे। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। कितना ही बता दो तुम लोगों को समझ में ही नहीं आता। दीक्षित बाली फर्स्ट, देव वर्मा सेकंड, नुमान खान थर्ड, सुधीर फोर्थ एंड क्रिस्टियानो ऑन द फिफ्थ पोजीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। What is the violence free relationship when husband and wife are equal with each other and they enjoy equal rights? इस तरह के रिलेशनशिप को क्या कहते हैं जहां हस्बैंड और वाइफ के पास दोनों ही इक्वल राइट्स होते हैं, दोनों ही इक्वल राइट्स एंजॉय करते हैं? बताओ। इक्वल फ्री रिलेशनशिप, डिस्क्रिमिनेटेड रिलेशनशिप, इवोल्यूशन या फिर ऑल ऑफ दीज? क्या बोलते हैं? मैंने आपको इसको बताया था, इस इमेज के साथ मैंने बताया था, इमेज बनाकर भी बताया था। तो क्या बोलते हैं इसको? बोलते हैं बेटा इक्वल रिलेशनशिप। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। मार्क कर लो ऑप्शन नंबर ए। गुड, फिर भी सही आया है। सो अंजल फर्स्ट, हर्ष पांडे थर्ड, देव वर्मा फोर्थ, दीक्षित बाली फिफ्थ एंड आरडी ऑन द सिक्स्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन। What do you mean by the term domestic and domestic violence? Domestic violence शब्द से आप क्या समझते हैं? House in which people live, एक ऐसा घर जहां लोग रहते हैं। House in which people do not live, ऐसा घर जहां लोग नहीं रहते हैं। House where a nuclear family lives, ऐसे लोग जहां से मम्मी पापा और बच्चे रहते हैं। या फिर it includes all women who live or have lived together in a shared household with the husband, ऐसा घर जहां औरत अपने हस्बैंड के साथ रह रही थी या रह रही है और उसके साथ वायलेंस करा जा रहा है। वंशत्री, ए क्यों है तुम्हारा आंसर? है ए क्यों है? ए तुम्हारा आंसर क्यों है बेटा? तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। मार्क ही नहीं किया होगा। ऐसा घर जहां पर वुमेन हु लिव और हैव लिव्ड टुगेदर इन अ शेयर्ड हाउसहोल्ड विद अ हस्बैंड। ऑप्शन नंबर डी तुम्हारा करेक्ट है। बताई भी डेफिनेशन, उसके बाद ये हाल है। फिर भी सही दिया। देखो 13% लगा रहे हैं। हाउस इन विच पीपल लिव, उसको डोमेस्टिक कहते हैं क्या?
गधे घोड़े भेड़ बकरी बंधी हुई है क्या घर में? तुम डोमेस्टिक एनिमल्स पाल रहे बैठे हो, हद है यार। डोमेस्टिक का मतलब ऐसे लोग घर पे रहते हैं, जो लोग बाहर रहते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल बोलते हैं। बहुत अच्छी लॉजिक लगाई तुमने। So Anjal first, Dev Verma second, Sudhir third, Aryan fourth and legendary Vansh on the fifth position. देख लेते हैं भाई कौन आया अच्छी क्लास में फर्स्ट। अंजल कुमार फर्स्ट, देव सेकंड, सुधीर कुमार थर्ड, वंश फोर्थ, दीक्षित फिफ्थ, आर्यन गौतम सिक्स, क्रिस्टियानो रोनाल्डो on the seventh, जैस्मीन एट्थ, Ashrita ninth and Hem Patil on the 10th position. Many congratulations to these people. अब बेटा हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, सो दिस इज द एंड ऑफ दिस चैप्टर। और एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज वीवर्स, आयरन स्मेल्टर्स एंड फैक्ट्री ओनर्स। हिस्ट्री का एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। व्हाट डू यू वांट? अब तुम्हें हिस्ट्री पढ़नी है या इसी का एक चैप्टर पढ़ना है? इसी का एक और चैप्टर है अंडरस्टैंडिंग अवर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, वो पढ़ना है, या हिस्ट्री का एक फॉर अ चेंज, जस्ट कि भाई लगातार 2 चैप्टर पॉलिटी के ना हो जाए, इसलिए आई वाज आस्किंग यू कि आप हिस्ट्री पढ़ना चाहते हो या पॉलिटी पढ़ना चाहते हो? बताओ बताओ। इफ यू वांट अ चेंज तो मैं हिस्ट्री पढ़ा दूं, और आपको यू वांट कि भाई अभी पॉलिटी एक बार में खत्म करनी है तो पॉलिटी पढ़ा दूं, अंडरस्टैंडिंग अवर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। मिक्स आंसर आ रहे हैं, पोल करके बताओ। सिविक्स चाहिए? एक काम करो, अच्छा हाँ चलो पोल करके बताओ, मुझे पोल करके ये बताओ, इफ यू वांट टू स्टडी हिस्ट्री और नॉट। हिस्ट्री पढ़नी है थम्स अप, हिस्ट्री नहीं पढ़नी थम्स डाउन, ठीक है ना। इफ यू वांट टू स्टडी हिस्ट्री थम्स अप, डू नॉट वांट टू स्टडी हिस्ट्री थम्स डाउन। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बताओ जरा। यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से कि मंजिल आएगी। बताओ भाई। ज्योग्राफी कह रहे भाई, ज्योग्राफी में कुछ है ही नहीं पढ़ाने को, ज्योग्राफी खत्म हो गई यार। ऑल द 6 चैप्टर्स आई हैव टेकन। पूरा चाहिए तो मैं 30 सेकंड इसके लिए। दुनिया कहती इश्क कबूल है, बेफजूल है, हमको तो दिल से कबूल है। ओ, ओ, इश्क न करना नाप तो लगे हाथ को। बताओ जरा। यू वांट टू स्टडी हिस्ट्री? ओह माय गॉड। ठीक है भाई, हिस्ट्री पढ़ाएंगे। तो वील स्टार्ट अ न्यू चैप्टर, दैट इज वीवर्स, आयरन स्मेल्टर्स एंड फैक्ट्री ओनर्स। यही एक चैप्टर है, हाँ। वीवर्स, आयरन स्मेल्टर्स एंड फैक्ट्री ओनर्स, ठीक है ना। ठीक है भाई, चलो ठीक है। तो तुम्हारी हिस्ट्री में आपको पढ़ाऊंगी। सो नाउ विद दिस आई कम टू द एंड ऑफ दिस लेक्चर। ये चैप्टर यहाँ पर पूरा हो जाता है और नया चैप्टर अपन स्टार्ट करेंगे। बाकी बढ़िया है। मैम वीडियो दिखाने को कहा था आपने, बेटा लेक्चर की स्टार्टिंग में मैंने आपको दिखा दिया था। ठीक है, चलो फिर कल मिलेंगे हम, कल नहीं मिलेंगे, फ्राइडे में मिलेंगे हम, ठीक है ना। तो फ्राइडे वील टेक अप अ न्यू चैप्टर ऑफ हिस्ट्री। ओके, तो मिलते हैं अपने अगले लेक्चर, अगले सेशन में। दैट्स ऑल टुडे फ्रॉम माय साइड। मेहनत करते, हंसते रहो, मेहनत करते रहो। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे अहेड। बाय बाय।